हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं लिंकेज एंड इट्स टाइप। तो पिछले क्लास में हमने आपको लिंकेज के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करी कि लिंकेज के अंदर आपको दो फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। एक को कपलिंग बोला, दूसरे को रिपल्शन बोला। एक को कपलिंग बोला, दूसरे को रिपल्शन बोला, ठीक है ना। तो वो कपलिंग और रिपल्शन के अंदर ठीक है ना कि ये कुछ क्रॉसिंग ओवर टर्म भी वहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये बेसिक इन्हीं चीज़ों के बारे में आज का हमारा ठीक है ना ये लेक्चर होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, मोर देन वन जीन, इफ मोर देन वन जीन लोकेटेड ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है ना। अगर किसी सिंगल क्रोमोसोम के ऊपर एक से ज्यादा जीन प्रेजेंट होंगे ना, इफ मोर देन वन जीन आर लोकेटेड ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम, तो इसको बोलते हैं बेसिकली लिंक्ड जीन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं यानी कि वे जीन जो कि एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं लिंक्ड जीन, ठीक है। एंड द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दीज लीनियरली अरेंज्ड लिंक्ड जीन इज कॉल्ड लिंकेज। मतलब क्या, देखिए पिछले लेक्चर में हमने आपसे ये बात बताने की कोशिश करी थी ना कि मान लीजिए ये कह रहे हैं कि ये कोई क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ये कह रहे हैं कि ये कैपिटल आर हो और ये कैपिटल वाई हो, कैपिटल आर और कैपिटल वाई कह रहे कि सर अगर एक ही क्रोमोसोम पे आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको हम लोग नाम देते हैं लिंकेज। और ये जीन के बीच में जो एसोसिएशन है, बेसिकली यही एसोसिएशन क्या कहलाता है, लिंकेज, ठीक है ना। और ये जीन्स को आपस में क्या नाम देते हैं, लिंक्ड जीन। देखिए यहाँ पे द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दीज लीनियरली अरेंज्ड लिंक्ड जीन इज कॉल्ड लिंकेज, ठीक है ना। यानी कि एलील्स के या जीन्स के एक साथ रहने की टेंडेंसी क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। या यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, टेंडेंसी ऑफ जीन टू इनहेरिट टुगेदर, यानी कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई अगर कह रहे हैं कि सर ये साथ साथ हैं, तो ये आगे भी इनकी टेंडेंसी साथ साथ रहने की होती है। बेसिकली इसी फिनोमिना को हम लोग किस नाम से जानते हैं, लिंकेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब लिंकेज कह रहे हैं, लिंकेज कितने टाइप का होगा, लिंकेज दो टाइप का होगा, ठीक है ना। लिंकेज कितने टाइप का होता है, लिंकेज दो टाइप का होता है। पहले को नाम देते हैं कंप्लीट लिंकेज। अच्छा, जब कंप्लीट लिंकेज होगा ना, तो ऐसा माना जाता है कि इनके बीच में फिजिकल एसोसिएशन प्रेजेंट होता है। मतलब ये एक दूसरे से इतना पास पास होते हैं, ठीक है ना, कि इनको सेपरेट करना मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चंस के अंदर जैसे कि आपको ये कह रहे हैं कि अगर कंप्लीट लिंकेज टर्म मेंशन कर दिया गया, मतलब वहां पे हमें क्रॉसिंग ओवर के बारे में नहीं सोचना है। अगर कंप्लीट लिंकेज का केस होगा तो वहां पे आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात क्या है कि सर अगर इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो क्या होगा, अगर इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो वहां पे आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। यानी इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है ना। अब ये क्रॉसिंग ओवर कितना होगा ये आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब यहां से एक और बात पूछी जाती है आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाई लिंकेज ग्रुप, ठीक है, कि लिंकेज ग्रुप से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने, ऑल द linked gene on a chromosome together constitute a linkage group। यानी लिंकेज ग्रुप क्या है, तो जैसे कि all the linked gene on a chromosome together constitute a linkage group। मतलब क्या हो गया कि कह रहे कि सर मतलब ये हुआ कि किसी ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, या जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जीनोम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उस हैप्लॉइड सेट के ऊपर कह रहे कि कितना कुल जीन का नंबर है, ठीक है ना, वो पूरा ग्रुप एक साथ क्या कहलाता है, लिंकेज ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। मतलब आपसे पूछा जाए सिंपल कि लिंकेज ग्रुप क्या है,
तो क्या बताना है सर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का नंबर होगा वही उसका लिंकेज ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ये बातें देखिए, जैसे कि ह्यूमंस के केस में आपसे पूछा जाएगा, मैं पता है सर ह्यूमंस के केस में ये 2 स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होती है 46, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23, तो यही इसका कह रहे हैं लिंकेज ग्रुप होगा। फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात करी है, ठीक है ना। तो उसके अंदर कह रहे हैं कि सर स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होती है 4 के बराबर होती है। और गार्डन पी यानी कि पाइजम सेटाइपम, मेंडल ने जो पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसके अंदर कह रहे हैं सर 2n की वैल्यू कितनी होती है, 2n की वैल्यू 14 के बराबर होती है, तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। अब इंटरेस्टिंग ये दोनों मेंबर हैं कि सर बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में आप कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए, तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि सबसे पहले तो सर यहाँ पे मतलब जेनेटिक मटेरियल के नाम पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है और सिंगल कह रहे हैं कि सर डीएनए होता है। तो अब अगर हम क्रोमोसोम के बारे में सोचें तो क्रोमोसोम क्या होता था सर, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो यहाँ एज सच बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के केस में आपको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर अगर सर यहाँ पे क्रोमोसोम बनता, यहाँ पे क्रोमोसोम बनता तो एक ही कह रहे हैं कि उसके पास मतलब जो हमारे पास कह रहे हैं कि इनके पास जो डीएनए होता है वो सिंगल डीएनए होता है। तो सिंगल डीएनए से ऐसा मान लिया गया है यहाँ पे कि सिंगल क्रोमोसोम बनता। बोलिए, अब सिंगल क्रोमोसोम बनता तो डाइप्लॉइड की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। अगर एक ही क्रोमोसोम बनेगा, ठीक है ना, तो वो हैप्लॉइड सेट की तरह यहाँ पे काम कर देगा, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 के बराबर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये बात थी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास क्रॉसिंग ओवर। इसको क्या नाम देते हैं, क्रॉसिंग ओवर। देखिए, तो क्रॉसिंग ओवर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, लिखा है यहाँ पे हमने द एक्सचेंज ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है ना। तो ये क्या मीनिंग है अभी थोड़ी देर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। ये पहली बार टर्म किसने दिया, क्रॉसिंग ओवर टर्म किसने दिया सर, मॉर्गन एंड कैस्टल गेव द टर्म क्रॉसिंग ओवर। आपसे पूछा जाए पहली बार क्रॉसिंग ओवर टर्म किसने इस्तेमाल किया, तो क्या बताना है सर, मॉर्गन, TH मॉर्गन, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि होता कब है, अकर्स ड्यूरिंग, ठीक है। तो जब आप मियोसिस 1 की स्टडी करते हैं ना, तो मियोसिस 1 के अंदर देखिए प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ठीक है ना। यानी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो प्रोफेज 1 के अंदर, ठीक है ना, मतलब मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर 5 और कह रहे हैं कि सर सब स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। ये सेल डिवीजन के अंदर बेसिकली जब मियोसिस के अंदर ये हम किसी दिन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे हम करेंगे। तो आपसे बस इतना ध्यान में रखना है कि डेफिनेशन क्या है सर, क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। टर्म किसने इस्तेमाल किया, मॉर्गन एंड कैस्टल, ठीक है ना। एंड अकर्स ड्यूरिंग पैकिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, यानी मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के पैकिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर आपको देखने को मिलता है। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से, अच्छा पिछले लेक्चर में हम लोग जब बात कर रहे थे ना, कपलिंग और रिपल्सन हम सीख रहे थे, तो वहां पे हमने बोला था कि सर 2 पेरेंटल टाइप के गैमेट बनते थे, बोलिए, और 2 नॉन पेरेंटल टाइप के गैमेट भी बनते थे। तो बेसिकली जो नॉन पेरेंटल टाइप के गैमेट होते हैं उन्हीं को हम लोग क्रॉस ओवर यानी कि जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है ना, या इन्हीं को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिकॉम्बिनेंट। अच्छा, जो रिकॉम्बिनेंट होगा, क्या
उसको हम कह सकते हैं कि सर यही नॉन पेरेंटल होगा, तो बिल्कुल बोल सकते हैं। जो ठीक है ना, जो रिकॉम्बिनेंट होगा वही क्या कहलाएगा, नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि सर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में डीएनए का एक्सचेंज हो गया, डीएनए का एक्सचेंज होने से जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने, देखिए, द जीन विच आर टाइटली लिंक्ड, ठीक है, शो वेरी लेस क्रॉसिंग ओवर while loosely associated gene show high recombination और क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ठीक है ना, देखिए, जैसे कि ऐसे हम बोल सकते हैं कि सर एलील्स के बीच में या जीन्स के बीच में कह रहा है कि सर इनके बीच में लिंकेज की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अच्छा, लिंकेज मतलब क्या हुआ, पास पास रहने की टेंडेंसी। ठीक है, अब जब लिंकेज की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर लिंकेज की टेंडेंसी 100% है, जैसा कि यहाँ हमने बताया आपको कंप्लीट लिंकेज के केस में, तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर देखने को आपको नहीं मिलता है। अब इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर होगा। अब क्रॉसिंग ओवर कितना होगा, इसको कैसे समझेंगे कि सर जैसे जैसे, देखिए ध्यान से ना, समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे लिंकेज की टेंडेंसी घटेगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। यानी कि लिंकेज की टेंडेंसी जैसे जैसे कमजोर होगी, ठीक है ना, वैसे वैसे हम क्या बोलेंगे, सर एलील्स के बीच में या जीन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है ना। डिस्टेंस का बढ़ना मतलब लिंकेज का कम होना, डिस्टेंस का बढ़ना यानी लिंकेज का कम होना, और लिंकेज की टेंडेंसी जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये बातें यहाँ पे हमने लिख रखी है। तो यही बात लिखा है ना, द जीन विच आर टाइटली लिंक्ड, यानी वे जीन जो टाइटली लिंक्ड होंगे, टाइटली लिंक्ड यानी पास पास होंगे, ठीक है ना, दे शो वेरी लेस क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इनके बीच में कह रहे हैं कि सर इनका इनका मतलब क्रॉसिंग ओवर होने की टेंडेंसी क्या होती है, कमजोर होती है। वाइल लूजली एसोसिएटेड जीन शो हाई रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। आई होप कि थोड़ा सा आपको ये बातें क्लियर कट हुई होंगी। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग आगे फ्रेंड्स आगे देखिए, देखिए जैसे अगर इसको हमने मतलब क्रॉसिंग ओवर हम कैसे, ये क्या लिख रखा है अंग्रेजी, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम कैसे इसको सोच सकते हैं, सर अगर ये देखिए, अगर ये पैटर्नल पार्ट होगा, ठीक है, तो इसको हमें फिर क्या बोलना पड़ेगा, ये मैटरनल होगा सर, बोलिए। और ये कह रहे हैं कि ये मैटरनल डुप्लीकेट किया, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर यहाँ से ये पैटर्नल डुप्लीकेट किया। ठीक है ना, मतलब इसको हम बोल सकते हैं, ये जो सिचुएशन है इसको हम कह सकते हैं कि सर ये बिफोर रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, आफ्टर रेप्लिकेशन ना। मतलब ये रेप्लिकेशन से पहले की अवस्था है और ये रेप्लिकेशन के बाद की अवस्था। ठीक है ना, तो ये बात पता चल गई। अच्छा देखिए, तो जो यहाँ पे कह रहे हैं स्मॉल भी होगा, ठीक है, इसी का डुप्लीकेट वर्जन ये है, दूसरा क्रोमेटिड इसके अंदर, और इसके पास जो कैपिटल है कैपिटल भी था, इसका कह रहे हैं कि सर इसका रेप्लिकेटेड फॉर्म ये कैपिटल है कैपिटल भी है। ठीक है, तो
ये दोनों क्रोमोसोम को इकट्ठे बोलते हैं होमोलॉगस पेयर। इनको इकट्ठे क्या नाम देते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या नाम देते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है ना। अच्छा ये देखिए, अगर इनको हम नंबरिंग कर दें, इसको 1 बोलें, इसको 2 बोलें, इसको 3 बोलें, इसको 4 बोलें, ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर 1 और 2 आपस में क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, ठीक है ना। एंड 3 एंड 4 आपस में क्या होंगे? सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। बोलिए, तो फिर नॉन सिस्टर कौन कौन होगा? क्या हम ऐसे बोल दें 2 3 एंड 1 4 ये कह रहे हैं कि ये सेट या ये सेट ये आपस में क्या होंगे? ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे आपस में, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा आप डेफिनेशन पे गौर करिए, क्या लिख रखा है हमने? द एक्सचेंज ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो देखिए, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर हैं, यानी 2 और 3 आपस में क्या है? नॉन सिस्टर हैं। देखिए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये पेयर क्या है? होमोलॉगस पेयर है, यहां लिख रखा है हमने, ठीक है ना। होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर बेसिकली यही है। देखिए, तो एक्सचेंज से पहले की अवस्था है, तो एक्सचेंज के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? क्या ऐसा कुछ मिलेगा? देखिए, हम क्या बोल सकते हैं कि सर एक्सचेंज के बाद ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 और 4 में तो कोई एक्सचेंज हो नहीं रहा है, ये आमने सामने है ना, तो इनमें क्या होगा? एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये स्मॉल है स्मॉल बी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये कैपिटल है कैपिटल बी, ये जैसे थे ये ऐसे बने रहेंगे। बदलाव कहाँ आएगा? देखिए, ये कह रहे हैं कि ये वाला पार्ट स्मॉल ए ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाए और कैपिटल ए इसके साथ हो जाए, इसी घटना को नाम देते हैं हम लोग। तो अच्छा ये बताइए, स्मॉल ए के साथ कह रहे हैं कि एक्सचेंज किसका हो गया? मतलब स्मॉल ए के साथ ये कैपिटल बी आ गया यहाँ पे, और यहाँ क्या बोल सकते हैं हम? ये कैपिटल ए अपनी जगह पे होगा, ठीक है। जहाँ कैपिटल बी है उसकी जगह पे क्या हो सकता है? ये स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है, स्मॉल भी हो जाएगा सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि मियोसिस 1 के एंड में, ठीक है, क्रोमोसोम का जो पेयर्ड फॉर्म होता है वो सेपरेट होता है, ठीक है ना। वो डिटेल में किसी दिन हम बात करेंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि ये सर ये क्रोमोसोम का एक पूरा कह रहे हैं कि एक सेल को मिल गया और ये दूसरा दूसरे सेल को मिल गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि यहां से मतलब मियोसिस 1 के एंड में 2 सेल बनते हैं और वो फर्दर एंटर करते हैं मियोसिस सेकेंड के अंदर। तो मियोसिस सेकेंड के, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, मियोसिस सेकेंड के एनाफेज सेकेंड के अंदर यहां से क्या होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, यानी सेंट्रोमियर विल बी स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है मियोसिस सेकेंड के एनाफेज सेकेंड स्टेज में, ठीक है ना। अच्छा, अगर कह रहे हैं कि सर ठीक है ये यहां से सेपरेट होगा, ये यहां से सेपरेट होगा, बोलिए, ये यहां से सेपरेट करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे इसके पार्ट, यहां से सेपरेट करेंगे तो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे। तो ये सेपरेशन के बाद क्या मिलेगा? क्या ऐसी कुछ सिचुएशन आएगी? इसको देखिए, सेपरेशन के बाद क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम पूरा पूरा नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा कम ही बना रहे हैं, तो ये आपको समझना है कि क्या बनाया क्या है हमने। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर ये वाला तो अपनी जगह पे, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको सर, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, दूसरा जो होगा उसको क्या बोलेंगे? स्मॉल ए कैपिटल बी, बोलिए, तीसरा जो है उसको क्या बोल सकते हैं? तीसरे वाले को कैपिटल ए स्मॉल बी, और चौथे वाले को क्या बोल सकते हैं? कैपिटल ए कैपिटल बी,
ठीक है। अब अगर इनको हम नंबरिंग करने की कोशिश करें, ध्यान से देखिए, ठीक है ना, अगर इनको हम नंबरिंग करने की कोशिश करें तो इसको हम कह सकते हैं सर ये 1 है, ये 2 है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो क्या इनमें से देखिए आप ध्यान से कि 1 और 4 इसी के जैसे हैं? बोलिए 1, देखिए इसको स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 और 4 को बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और देखिए 2 और 3 क्या हो गए, 2 और 3 बदल गए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सर स्मॉल ए कैपिटल भी हो गया, कैपिटल ए स्मॉल भी हो गया, ठीक है। तो 2 और 3 को आपस में हम क्या बोल सकते हैं, नॉन पेरेंटल वन, नॉन पेरेंटल। तो जो देखिए जो नॉन पेरेंटल है क्या वही रिकॉम्बिनेंट है, जो नॉन पेरेंटल है वही रिकॉम्बिनेंट है, और जो पेरेंटल है क्या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको तो क्या कह सकते हैं हम, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी जिसके अंदर जो कह रहे हैं सर बिना रिकॉम्बिनेशन के बना है, ठीक है ना। और जो रिकॉम्बिनेशन के बाद बना उसको क्या नाम दिया जा रहा है, बोलिए उसको क्या नाम दिया जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन के बाद जो बना उसको रिकॉम्बिनेंट, और जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो नॉन पेरेंटल टाइप का होगा, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे जरूरी एक लाइन और समझिए, रिकॉम्बिनेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, उसकी वजह से एवोल्यूशन के अंदर ये बात करी जाती है ना कि रिकॉम्बिनेशन की वजह से वेरिएशन होता है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है, एंड वेरिएशन एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, वेरिएशन एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा पॉपुलेशन जहां पे रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, बोलिए रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, वहां पे वेरिएशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जहां वेरिएशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी वहां एवोल्यूशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सही बात है, एकदम सही बात है सर। मतलब क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर लिंकेज ज्यादा, बोलिए तो क्या कह सकते हैं, क्रॉसिंग ओवर कम यानी कि रिकॉम्बिनेशन कम यानी कि वेरिएशन कम, और वेरिएशन कम यानी इवोल्यूशन कम, ठीक है ना। अब इसको हम अगर ऐसे कह रहे हैं कि सर इसको हम मेमोराइज करने की कोशिश करें तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, सर लिंकेज की टेंडेंसी 100%, नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकॉम्बिनेशन, नो वेरिएशन, नो एवोल्यूशन, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे लिंकेज की टेंडेंसी घटेगी क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी बढ़ेगी, बोलिए क्रॉसिंग ओवर की टेंडेंसी बढ़ेगी, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एवोल्यूशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, ठीक है ना। इसलिए ये कह रहे हैं ये जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है वो एवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होता है ना, यानी मियोसिस के अंदर आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, जबकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सर ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए इन जनरल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बारे में, व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, उसका यूज क्या है, ठीक है ना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।